तो हेलो भाई सब, कैसे हो आप सारे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में काफी हलचल मची हुई है। कुछ हनुमान ऐसे हैं जो अपने राम से अलग हो गए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की, जो अपने आप को तो हनुमान कहते थे और नरेंद्र मोदी को साक्षात श्री राम कहते थे। और यही हनुमान अभी चुनाव से पहले ही अपने आप को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्या है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले चिराग पासवान के द्वारा यह बोल दिया गया कि हम चिराग पासवान अपने दम पे बिहार के पूरी विधानसभा सीट 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी की पार्टी की जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे उसके सामने जाके चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और अपनी प्रत्याशी वहां पे बैठाएंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो दोस्तों, देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि बिहार विधानसभा में आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं। चाहे तेजस्वी यादव ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे लोजपा ले लो, चाहे अभी नई नवेली पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को ले लो। देखो, पार्टियां बहुत सारी है, लेकिन जनता की मुद्दा वही का वही है। डेवलपमेंट, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ी चीज क्या है? शिक्षा। क्योंकि ये दो चार चीजें हैं जो बिहार में काफी बदहाली स्थिति में है पहले से ही है, और अभी भी कुछ खास सुधार नहीं हुई है। चाहे आप 15 साल लालू यादव की सरकार ले लो या फिर 10-15 साल एनडीए की सरकार ले लो, क्योंकि नीतीश कुमार तो कभी इधर कभी उधर जाते ही रहेंगे। तो मिला जुला के इन लोगों की पार्टी का भी 10-15 साल हो ही गया होगा। दोस्तों, इसी बीच एक खबर निकल के, एक रिपोर्ट निकल के यह आ रही है, जो रिपोर्ट ये बताती है, जिस रिपोर्ट का नाम है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारा बिहार जो है इतने पीछे है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। दोस्तों, क्या है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाना, उसको बेचना, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करता है कि हमारा बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी किस स्तर से है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि बिहार नीचे से टॉप किया है। हमसे आगे सिक्किम है, गोवा है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा स्टेट है, जम्मू कश्मीर है, जो अभी समझ रहे हो ना। और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की चीजें कितनी बदल गई कि हमसे भी आगे है, प्रोडक्शन में आ गए। देखो, क्या है कि ये सारी जो चीजें हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मदद करती है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हमारा राज्य बिहार का क्या योगदान है और ये इसका जिम्मेवार कौन है। क्योंकि दोस्तों, बिहार के बहुत सारे नेता है, बहुत सारे पॉलिसी मेकर है, जो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि बिहार एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से मिट्टी से घिरा हुआ है। यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, बंदरगाह नहीं है, समुद्री इलाका नहीं है, जिसके कारण हमारे जो बिहार की जो बड़े बड़े उद्योग है वो नहीं लग पाता है। तो आईटी सेक्टर में कौन सा बहुत बड़ा बंदरगाह की जरूरत है? आईटी सेक्टर में तो बंदरगाह की जरूरत नहीं है ना। वहां पे तो तुम केवल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकते हो, सुविधा दे सकते हो, उसके लिए पॉलिसी बना सकते हो। तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था में हमारा बिहार भी काफी योगदान कर सकता है, स्पेशली आईटी सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि हमारे जो बिहार के लोग हैं, हमारे बिहार के जनता है, वो काबिल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बिहार के ही लाखों ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट में जाके आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कहना कि हमारे बिहार में ऐसा कोई प्रतिभा नहीं है, ये बेवकूफ़ी होगी। और इसी के साथ में एक बात और मैं बोलूँगा कि सम्राट चौधरी के द्वारा यह बोला गया कि आने वाले 5 साल में हम पलायन रोक देंगे। जो लोग बिहार से जा रहे हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, उसको हम लोग रोक देंगे आने वाले 5 साल में। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? क्योंकि चुनाव आने वाला है, उसमें वोट बैंक बनाने के लिए सभी पार्टी अलग अलग दावा करेंगे, लेकिन ये दावा जो किया जा रहा है कि हम पलायन रोक देंगे। अब हम अगले 5 वर्षों में आपको गारंटी दे के जा रहा हूं कि 5 वर्षों में हम चिन्हित करेंगे कि जो बिहारी बाहर में चले गए हैं, जो लालू जी के 15 साल में बिहार से पलायन कर गए, क्योंकि पलायन हमारे जीवन में 90 से 2005 में ही आया, उसके पहले पलायन नहीं था। लालू जी ने जिनको भगा दिया था, एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, पत्र लिखेंगे, आग्रह करेंगे और बिहार लौटाकर यहाँ इंडस्ट्री खड़ा करेंगे। तो क्या भाई साहब, आपकी सरकार कल से है क्या? इससे पहले आपकी सरकार नहीं थी क्या? आप प्लान के लिए क्या कर दिए? सोचने वाली बात है, आपको सोचने वाली बात है, हमको सोचने वाली बात है, पूरी बिहार को सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति, जो नेता इस तरह से दावे कर रहे हैं कि हम आने वाले 5 साल में ये कर देंगे, तो उनसे ये पूछना चाहिए। और देखो, पूछो या ना पूछो, लेकिन आप अपने आप से सोचो कि जो व्यक्ति 15 साल से 10 साल से सत्ता में है, मैं यहाँ पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और आरजेडी या फिर जो भाजपा के सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप से पूछो कि जो व्यक्ति सत्ता में इतना दिन से है,
वो नहीं किया तो आने वाले 5 साल में किस तरह से दावे कर रहा है और ये क्या करेगा क्या। तो ये सारी चीज़ों को अपने को देखनी होगी, आपको देखनी होगी, स्पेशली जब चुनाव में वोट देने जाओ तब। क्योंकि अगर देखो हमारे बिहार में बहुत सारा चीज़ इस तरह से होता है कि भाई नेता तो कौन सा पार्टी को हो, कौन सा जात हो तुम, अच्छा ये अपना जात है, चलो ठीक है वोट दे देते हैं। तो फिर जब ऐसा करोगे तो फिर क्या करोगे। हालांकि अभी जन स्वराज का जो प्रशांत किशोर है बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, पॉलिसी मेकिंग को लेकर, इसके बाद अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुधारा जा सकता है, रोजगार को लेकर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और मुद्दे की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि कोई नेता बिल्कुल दूध का धुला ही होगा, लेकिन फिर भी आप देखो, आप सोचो, आप विचारो, किसको वोट देना है, किसको क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। लेकिन ये बात को देखना कि कौन सा नेता क्या कर बोला है और कैसे बोला है और कब बोला है, समझ रहे हो ना। और दोस्तों चलते चलते इस महाशय को भी देख लेते हैं जिनका नाम है सुदामा मिश्रा, समझ रहे हो ना। दोस्तों आपको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक घटना हुआ था, जिस घटना में जो यादव थे उनको सर मुड़वा दिया गया एक कथा कहने के लिए कि भाई तुम ये ब्राह्मण नहीं हो, तुम कथा कैसे कर सकते हो, पूजा कैसे करवा सकते हो। उनके ऊपर मूत्र का भी छिड़काव किया गया कथित तौर पे, जिसके कारण यादव माहौल बनाने के लिए आ गए कि हाँ तुम ब्राह्मण ऐसे कैसे कर सकते हो, ब्राह्मण को पूजा कराना बंद हमारे इलाके में, हमारे गांव में। ऐसा बहुत सारी चीज़ें आई सोशल मीडिया पे। और इसी को विरोध करते हुए ब्राह्मण की ओर से सुदामा मिश्रा कहते भाई हम परशुराम के वंशज है, हम किसी से डरते नहीं हैं, ज़्यादा संभल जाओ, इस तरह से कुछ बातें कही। लेकिन जब इसको पुलिस धर दबोचता है तो इनके द्वारा एक माफ़ीनामा आता है, जिस माफ़ीनामा में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये माफ़ी जो मांग रहे हैं ना, टी शर्ट पे देखो, टी शर्ट पे क्या लिखा है और किसका पिक्चर लगा है, किसका सिंबल लगा है, समझ रहे हो ना। इसमें बीजेपी का कमल छाप लगा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई बीजेपी वाले इनको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि कांड जो गलत कर रहे हैं और उस कांड में बीजेपी का प्रचार भी कर रहे हैं गलत कांड में। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सारी चीज़ों को देखते हुए, समझ रहे हो ना। और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।